गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब अंतिम चरण पे आ चुकी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने पूरी पोएट्री बुक से इम्पोर्टेंट स्टेंजा के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर। इस वीडियो में मैं प्रत्येक उस पोएम को एक एक लाइन बाय एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रोज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएट्री के इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया तथा सप्लीमेंट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब चाहे तो वहाँ से मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। अब चाहे तो वहाँ से भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी और गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलता रहे। चलिए अब ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला आपके बुक का पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे बताता हूँ, जितने भी पोएट्री के आपके पोएम है उन सबके कम से कम आप राइटर तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे है। डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है दोस्तों, पहले इस पार्ट का मतलब हम आपको बता देते हैं। देखिए, डस्ट का मतलब वैसे तो होता है धूल। ठीक है, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ का, तो बर्फ़ का धूल नहीं होगा। तो डस्ट का मतलब हम यहाँ लेंगे कण से। ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के, बर्फ़ का कण। अब इसके रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए इसकी पोएम को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, द वे ए क्रो, जिस तरह से कौवे ने, वे का मतलब होता है तरीका या माध्यम। जिस तरह, अब यहाँ रास्ता नहीं लेंगे, तो जिस तरह से कौवे ने सुख में सिलाया डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को। जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक ट्री से। ठीक है, धतूरे के पेड़ से। करने का मतलब ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है? द वे ए क्रो, जिस तरह से कौवे ने, सुख मीन्स हिलाया, डाउन ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे के पेड़ से। यानी जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ को मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया और धतूरे के पेड़ से। अब इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या एमसीक्यू हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 के डीएच, डीएल तथा डीएम सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हु कंपोज द एबव लाइन, यानी जो ऊपर के लाइन को किसने लिखा है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, हु इज़ द पोएट ऑफ एबव लाइन, यानी ऊपर द्वारा जो लाइनें लिखी गई हैं इसके रचयिता कौन है। ठीक है, या ऊपर जो लाइनें लिखी गई हैं उसके लेखक कौन है, या ऊपर जो कविता है उसके लेखक कौन है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, ऊपर वाले जो डस्ट ऑफ स्नो के रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ए डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप बाई, यानी बर्फ के कण किसके द्वारा गिराए गए थे। ठीक है, तो क्लाउड मीन्स क्या होगा? बादल, क्रो मीन्स कौवा, मंकी मीन्स बंदर, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, यानी बर्फ के कण किसके द्वारा गिराए गए थे? ठीक है, कौवे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें पूछा है द वे मीन्स वे का मतलब क्या होता है। इसने पूछा कि वे का अर्थ क्या है। तो जैसा अभी हमने आपको ऊपर स्टेंजा में बताया था कि वे का मतलब होता है माध्यम या जरिया या तरीका। तो रूट मीन्स रास्ता होगा नहीं, बेस मीन्स आधार होता है वो होगा नहीं, लेसन मीन्स होता है पार्ट, ये होगा नहीं। तो बचा क्या हमारा? मेथड मीन्स तरीका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब आइए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप, कहाँ से बर्फ के कण गिरता है। जो बर्फ का कण था वो कहाँ से गिरता है? तो धतूरे के पेड़ से ही गिरता है ना। तो देखिए पीपाई ट्री तो होगा नहीं, नीम का ट्री होगा नहीं, रोज का पेड़ यानी गुलाब के पौधे से तो गिरा नहीं, तो कहाँ से गिरा था? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री,
यानी पेड़ पर कौन बैठा है। हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा है। जो कवि था, कवि तो कहाँ बैठा था, पेड़ के हिमलॉक ट्री के नीचे बैठा था ना, तो पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, कुकू तो बैठा नहीं है, स्पैरो यानी गोरैया बैठी नहीं थी, पिजन कबूतर बैठा नहीं था, तो बैठा कौन था, क्रो। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए छठवां क्वेश्चन है, वियर मीन्स कहाँ, वॉज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट या कवि कहाँ खड़ा था। ठीक है, अंडर ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे, बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे, कि पीपल के ट्री पेड़ के नीचे, कि नीम के ट्री के पेड़ के नीचे। तो कवि कहाँ खड़ा था, अंडर ए हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो जैसा कि हमने बताया था कि क्या है, बर्फ के कण है। ठीक है, तो क्ले मिस मिट्टी का होगा नहीं, पौधे का कण होगा नहीं, बालू का कण होगा नहीं, तो क्या पार्सल ऑफ स्नो मिस बर्फ के कण। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों अगला स्टेंजा है, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को प्रदान किया, ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरी मनोदशा को बदल दिया, यानी जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या किया, बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट, और बचा लिया, सम पार्ट मीन्स कुछ हिस्से को, ऑफ द डे मीन्स दिन के, आई रूड मीन्स जिसमें मैं दुखी रहता या नाराज रहता। फिर से समझिए क्या करना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड मीनिंग को हम बताते हुए चल रहे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को प्रदान किया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मनोदशा को बदल दिया, या फिर इसे ऐसे हम कर सकते हैं, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया, एंड सेव सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा लिया, ऑफ द डे मीन्स दिन के, आई रूड जिसमें मैं दुखी रहता, यानी दिन के उस हिस्से को बचा लिया जिसमें मैं क्या रहता, दुखी रहता। आइए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू को करते हैं हम। आइए दोस्तों पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हु कंपोज द एबव लाइन, क्या है, हु कंपोज द एबव लाइन, यानी ऊपर की उस लाइनों को किसने लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी पहले ही चैप्टर से डस्ट ऑफ स्नो से, तो डस्ट ऑफ स्नो के रचयिता कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, द पोएट वॉज इन, यानी कवि किस मनोदशा में था, यानी कवि क्या किस मनोदशा में, यानी उस किस स्थिति में था। तो प्लेजेंट प्रसन्नता के मूड में तो था नहीं, खेलने के मूड में तो था नहीं, रफ में उदास में मूड में था नहीं, सैड मूड, यानी कवि किस में था, दुखी मनोदशा में था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, द वर्ड र्यूड मीन्स, र्यूड का मतलब होता है पछताना। ठीक है, क्या, द वर्ड र्यूड, र्यूड का मतलब इसने पूछा है। ठीक है, तो र्यूड का मतलब हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिपेंटेड। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेंटेड हो जाएगा। रिपेंटेड का मतलब भी होता है पछताना। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पोएट सेव, कवि ने क्या बचा लिया। ठीक है, कवि ने क्या बचा लिया, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही कवि के ऊपर उस बर्फ के कण को गिरता है तो कवि कहता है कि इसने मेरी मनोदशा को बदल दिया तथा मेरे दिन के उस हिस्से को बचा लिया जिसमें मैं क्या करता, दुखी रहता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन के कुछ हिस्से को, पैसे को तो बचाया नहीं। ठीक है, पोएट्री को बचाया नहीं, बुक को बचाया नहीं, तो क्या बचाया, दिन के कुछ हिस्से को बचाया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों आते हैं अब अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, फायर एंड आइस, इसके भी राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार आग से, तथा कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं खड़ा हूँ, विद दोज मीन्स उनके साथ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। क्या, एक बार फिर से देखिएगा, से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से नष्ट हो जाएगा। देखिए तो मतलब इसकी तुलना किससे की गई है। ठीक है, यानी घृणा और किससे, हाइट में लालच से। आगे क्या है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं खड़ा हूँ, विद दोज मीन्स उनके साथ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 के DI तथा DK सीरीज में भी आया हुआ है। आइए अब इसके MCQ को करते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव लाइन दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम, पूछा इसमें फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स टेकन, यानी किस कविता से ऊपर वाला जो लाइन है या पोएम है वो लिया गया है। तो ऊपर वाला पोएम किस कविता से लिया गया है, फायर एंड आइस से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हु कंपोज दिस लाइन, जो अभी आपने लाइनें पढ़ा उसके रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर अगले यानी 3 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड होल्ड विथ मीन्स, यानी जो होल्ड है उसका मतलब क्या है। होल्ड का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है, या पकड़े रहना। तो यहाँ पकड़े रहना का अर्थ होगा नहीं, तो जैसा कि अभी आपने ऊपर वाली लाइन में देखा कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये होगा। तो इवेंट या डिसएग्री मीन्स असहमत होना, एग्री मीन्स सहमत होना, टेक केयर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मतलब आंसर क्या बनेगा कि मैं क्या हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। द कॉज ऑफ मैन डिस्ट्रक्शन इज, ठीक है। अब इसमें पूछा है दोस्तों द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन, यानी मानव के भटकने का मेन कारण क्या है, फैमिली परिवार, ये नहीं होगा, सोना ये नहीं होगा। तो इसका लुस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका मतलब होता है लालच होता है, ठीक है, पैसा होगा नहीं। तो मानव के ये भटकने का मेन कारण क्या था, उसका लालच या उसकी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। इसमें पूछा है 5वां में हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, यानी ऊपर वाले लाइनों में वक्ता कौन है, ठीक है। तो इसमें लीडर मीन्स नेता तो कोई है नहीं, टीचर कोई है नहीं, मतलब नॉन मीन्स इनमें से कोई है नहीं, इसमें तो कोई ना कोई ऑप्शन तो सही ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, द पोएट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी माना जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है 6वां में इन द स्पीकर ओपिनियन, यानी जो वक्ता है उसके विचार में, ठीक है। द वर्ल्ड विल इन, यानी यह संसार किस प्रकार से नष्ट होगा, आइस से बर्फ से, फायर मीन्स आग से, बोथ आइस एंड फायर से, कि नाइदर आइस नॉर फायर, ना तो बर्फ से ना ही आग से। तो जैसा कि कवि ने क्या था कहा था कि ये संसार बर्फ और आइस यानी घृणा और इच्छाओं के कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है सम पीपुल से दैट वर्ल्ड एंड इन, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार नष्ट हो जाएगा, किससे नष्ट होगा, ठीक है, स्मोक से, धुएं से नष्ट होगा, पानी से नष्ट होगा, ये होगा नहीं, सी समुद्र से नष्ट होगा, ये नहीं। तो हमारा देखिए तीनों गलत होने के बाद तो लास्ट में ऑप्शन डी ही बच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फायर से, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों दूसरे पोएम के क्या लिखा है, बट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जो बुक है उसमें मिस प्रिंटिंग है, आप इसको यहाँ रहेगा आई, ठीक है, क्या रहेगा इफ, ठीक है, यहाँ क्या बना लीजिए आई बना लेंगे आप, इसका इफ रहेगा, ठीक है। बट मिस, लेकिन इफ इट हैड टू प्रेस ट्वाइस, यदि ये दोबारा से नष्ट होता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट इसके लिए घृणा पर्याप्त है। जैसे यदि ये संसार दोबारा से नष्ट होता है, लिखे है ना, बट मिस लेकिन इफ इट हैड टू प्रेस ट्वाइस, यदि ये दोबारा से नष्ट होता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट मिस घृणा के बारे में। यदि ये संसार दोबारा से नष्ट होता है तो जैसा कि मैं जानता हूँ और सोचता हूँ, इसके लिए घृणा पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशियस, अगर कहा जाए बर्बादी के लिए, अगर बर्बादी के लिए कहा जाए तो ये आइस यानी बर्फ भी क्या होगा, पर्याप्त और ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर बर्बादी की दृष्टि से देखा जाए तो बर्बाद करने के लिए ये बर्फ भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा और पर्याप्त होगा। आइए अब इसके एमसीक्यू बेस्ड को देखते हैं हम। जैसे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लाइन चैप्टर किस में से, फायर एंड आइस से, फायर एंड आइस के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों अब अगले में पूछा है इफ़ द वर्ल्ड, यदि ये संसार इज टू प्रेस ट्वाइस, यदि दोबारा से नष्ट होता है, द पोएट फेवर, तो लेखक किसके तरफ है, ठीक है, या किसको समर्थन करता है। इफ मीन्स यदि द वर्ल्ड इज प्रेस ट्वाइस, यदि दोबारा से नष्ट होता है, द पोएट फेवर, वो लेखक किसके समर्थन में, तो एटम बम के समर्थन में तो है ना, ऐसा कहीं पोएम में था नहीं,
वाटर के समर्थन में कहीं है नहीं, तो अब बच्चा ये आइस और फायर। तो आइए इसके अभी पोएम में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। लिखा है ना, बट इट हैड टू प्रेस ट्वाइस, आई थिंक इट वुड बी इनफ ऑफ इट। जैसा कि मैं जानता हूँ यदि दोबारा से नष्ट होता है तो घृणा के लिए ये क्या होगा, पर्याप्त होगा। टू सी द फॉर डिस्ट्रक्शन, ये दूसरी बार किसकी बात हो रही है, आइस की। टू इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशियस, यदि ये दोबारा से नष्ट होता है जैसा कि बर्बादी के लिए, तो क्या होगा, बर्फ इसके लिए पर्याप्त होगा। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, आइस। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आइस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन, व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज, इस संसार को नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त है, क्या इस संसार को नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, अफेक्शन, लव की हेट, इस संसार को नष्ट करने के लिए घृणा बहुत है, काफ़ी है और पर्याप्त है। द वर्ड सफेस, सफेस का मतलब मीन्स क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सफेस का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है। तो पर्याप्त होना को क्या कहेंगे, पर्याप्त होना को क्या कहेंगे, टू बी इनफ, ठीक है, बहुत मतलब पर्याप्त होना, इसका मतलब सफेस में तभी होता है पर्याप्त होना, टू बी इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब ये दोस्तों आप चलते हैं आपके पोएम तीसरा, पोएम तीसरे का नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू। अब इसके पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस, ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसको। अब इसका एक एक अर्थ देखने के बाद हम चलेंगे इसके एमसीक्यू पर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कम से कम इससे, ये तो पढ़ ही रहे हैं, कम से कम 2 चैप्टर का 4-4 लाइन का पोएम भी याद कर लीजिएगा, ताकि अगर एक को स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यू आ गया तो आप दूसरा कोई पोएम लिखकर आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे क्या है, बट मिस लेकिन हिज लॉक इन ए कंक्रीट सेल, वह सीमेंट की बनी दीवारों के में क्या है, पीछे कैद है। बट मिस लेकिन हिज लॉक इन ए कंक्रीट सेल, वह सीमेंट की दीवारों में क्या है, के बीच कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार मिस, उस कैद खाने में क्या है, कि कैद खाने के पीछे बंद है। अब यहाँ हिज नहीं होगा दोस्तों, ही, बट मीन्स लेकिन ही इज होगा, ठीक है। बट मीन्स लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेट, लेकिन वो कंक्रीट या जैसे सीमेंट वेंट की दीवारें कंक्रीट से पत्थर से बनती है ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन वह कंक्रीट की बनी हुई दीवारों के पीछे कैद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड द बार मीन्स, उस कैद खाने के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ, बड़े शान से चल रहा है। ऑफ हिज केज मीन्स, अपने पूरे पिंजरे, लेंथ मीन्स होता है लंबाई, ठीक है। क्या करेंगे, स्टॉकिंग मीन्स शान से चल रहा है, स्टॉकिंग। द लेंथ मीन्स लंबाई तो होगा नहीं, अब इसे हम क्या कहेंगे, ऑफ हिज केज मीन्स, अब वो अपने पूरे पिंजरे में बड़े शान से चल रहा है। इग्नोरिंग मीन्स होता है अनदेखा करके, विजिटर मीन्स आगंतुकों को, यानी जो जू में घूमने आए थे, ठीक है, यानी आगंतुकों को अनदेखा कर वह पूरे पिंजरे में बड़े शान से चलता है। और वो एक कंक्रीट के सेल में बंद है, दीवार में के पीछे, और उसकी सारी शक्ति उस कैद खाने में बंद है, ठीक है। आइए चलते हैं अब इसके एमसीक्यू को हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है क्वेश्चन, ही हियर रेफर्स टू, यहाँ ही किसको संबोधित कर रहा है, यानी इस पोएम में जो ही का यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो गार्डनर मीन्स मालिक के लिए तो किया गया नहीं है, ठीक है। टाइगर बाघ के लिए किया गया है, ठीक है। केयर टेकर मीन्स देखभाल करने वाले के लिए तो किया नहीं गया है, और फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए तो किया नहीं गया है। तो जब ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचता है, यानी टाइगर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है। तो इस लाइन को जिसने लिखा था उसका नाम क्या था, ऑप्शन नंबर डी, यानी लेस्ली नॉरिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, डी। आइए देखते हैं क्या लिखा है, द टाइगर इज लॉक इन ए, जो बाघ था वो कहाँ बंद था, ठीक है। वुडन के, लकड़ी के पिंजरे में, प्लास्टिक के बॉक्स में, कि जो चिड़ियाघर में, कि कंक्रीट सेल, यानी दीवारों के पीछे बना क्या था ना, यानी जो कंक्रीट या पत्थरों की बनी हुई दीवारें थी उसी के पीछे तो वो क्या था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे पूछा है द वर्ड मीन्स शब्द, कंक्रीट मीन्स, कंक्रीट का मतलब क्या है, यानी जो इस स्टेंजा में इस कंक्रीट का यूज किया गया उसका मतलब क्या है। मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पियर्स, मेड ऑफ गार्बल एंड सीमेंट, गार्बल मीन्स होता है कंकड़, एंड सीमेंट मीन्स जो सीमेंट होता है, यानी सीमेंट और कंकड़ों का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या कहते हैं, उसे कंक्रीट ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सटीक बैठता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ये होगा नहीं और ये स्टोन होगा नहीं। देखिए दोस्तों, स्टेंजा को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांसेस है कि आपके पोएम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाहर बहुत कम चांसेस है, ठीक है। आइए देखते क्या कहता है, ही स्टक, वह शान से चलता है,
इन हिज विविड स्ट्रिप, अपनी चमकदार धारियों के साथ, वह अपनी चमकदार धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। द फ्यू स्टेप, कुछ कदम, ऑफ हिज किजमिस, अपने पिंजरे में, वह अपने पिंजरे में अपनी चमकदार धारियों के साथ कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स, उसके पंजे, ऑफ वेलवेट क्रिसमस, मखमल की तरह है, ठीक है। इन हिज क्वार्टर्स में, क्रोधित परंतु शांत होकर, क्रोधित है परंतु शांत की तरह वह अपने मखमली पैर के पंजों से अपने पिंजरे में चमकदार धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। फिर से समझिए, देखिए, ही स्टक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह अपनी चमकदार धारियों के साथ पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट्स, अपने गद्देदार पंजों के साथ। इन हिज क्वार्टर्स, गुस्सा है परंतु शांत स्वभाव के से, ठीक है, गुस्सा परंतु शांत होकर वे अपने चमकदार मतलब मखमली क्या पंजों के साथ उस पिंजरे में कुछ कदम चलता है चमकदार धारियों के साथ। आइए इसका एमसीक्यू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2023 के डीजे तथा डीएन सीरीज में आया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन के लेखक कौन है, या फिर ऐसे पूछ सकता है आपसे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्ट, यानी जिस कविता से ये स्टैंजा लिया गया है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, लेस्ली नॉरिस हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा दोस्तों। अब अगला है, देखिए, ही हेयर स्टैंड फॉर, इस वाक्य में ही जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, ना तो पोएट के लिए किया गया, ना तो पोएट के नौकर के लिए किया गया, ना तो गेट कीपर के लिए किया गया। जब तीनों ऑप्शन गलत होंगे तो बचा क्या, एक ही, यानी लास्ट वाला ऑप्शन डी, टाइगर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पूछा है, द टाइगर्स पॉ आर कंस्ट्रक्टेड लाइक, यानी जो बाघ के पंजे थे वो कैसे थे, कॉटन के थे नहीं, ऊन के तो थे नहीं, स्टोन पत्थर के तो थे नहीं। जब तीन गलत हो जाएगा तो एक ही तो बचता है, तो वेलवेट में मखमल की तरह थे। ऑप्शन नंबर सी। द वर्ड रेज मीन्स, रेज का मतलब होता है क्रोधित होना, रेज का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, ठीक है। तो राइज होगा नहीं, गेटअप होगा नहीं, वेकअप होगा नहीं, तो बच्चा क्या हमारा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी एंगर। एंगर का मतलब भी होता है क्रोधित होना। ठीक, ये अगला क्वेश्चन इतना इजी है। क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी इस जो कविता का क्या नाम था, बताइए इस कविता का क्या नाम था। ए टाइगर इन द जू, एनिमल तो था नहीं, फायर एंड नाश तो ये है नहीं क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है, तो बचा क्या, अ टाइगर इन द जू, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज, कौन सी मतलब जानवर पिंजरे में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज, पिंजरे में कौन सा जानवर था, डॉग था, कुत्ता था, नहीं था, भालू था, नहीं था, घोड़ा था, नहीं था। जब तीन गलत हो जाएगा तो एक ही बचता है ना, तो एक ही बचता है, कौन था, टाइगर। जैसे कि अब आप ऊपर पढ़े भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, बहुत सही, इतने अच्छे से देखिए आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं बाकी, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। देखिए दोस्तों, जो अगला पोएम है वो है आपके चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। मैं आपके सारे चैप्टर नंबर जो 10 तक है सारी पोएम का मैं एमसीक्यू करवाऊंगा और इसमें जरूर इसमें से एक ना एक आना तय है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है 4 आपका, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब इसके राइटर कौन है, कैरलियन वेल्स हैं, ठीक है। आइए इसके स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके एमसीक्यू पर। ध्यान से देखिएगा, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको कभी, ठीक है, पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिलता है। हाँ, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, ठीक है, यदि आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिलता है, एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवांस, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आप उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, टॉनी बिस्ट होता है भूरे रंग का, बिस्ट में जानवर, एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर, क्या, ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, एक बड़ा क्या, ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर, इफ ही रोर एट यू, आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, और ऐसा दहाड़ता है कि जैसे लगे आप मर जाएं, ठीक है। यू विल नो, तब आप जाना चाहिए, इट इज़ द एशियन लायन, यह कौन है, एशियन लायन है, ठीक है, यह एशियाई शेर है। फिर से समझिए इसके एक बार फिर से देखिए क्या है दोस्तों, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको कभी मौके से पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले,
एंड इफ देयर शुड यू टू बी एडवांस, यदि आप क्या होते हैं, क्या मतलब, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ए लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, एक बड़ा भूरे रंग का जानवर आपको क्या करता है, दिखाई पड़ता है, इफ ही रोर एट यू, यदि और आपके ऊपर वो क्या करे, दहाड़े, एज यू आर डाइन, और ऐसा दहाड़े कि आप क्या हो, मर जाए, तो आप समझ जाइएगा, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, यह एशियाई शेर है। आइए अब इसके एमसीक्यू को करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो इस लाइन को किसने लिखा था, कैरोलिन वेल्स ने। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए लार्ज मीन्स बड़ा, टाउनी मीन्स भूरे रंग का, बिस्ट मीन्स जानवर, रेफर टू मीन्स प्रदर्शित करता है या किससे संदर्भित करता है, यानी जो बड़ा और भूरे रंग का जो जानवर था ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये प्रयोग किया गया था एशियाई लायन के लिए, ठीक है, एशियाई शेर के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, विच जंगल्स आर द पोएट रेफरिंग टू, यानी किस जंगल के, यानी किस दिशा के जंगल के बारे में कवि बात कर रहा था, तो कवि किसके, ईस्ट दिशा के जंगलों के ना, जंगल ऑफ द वेस्ट तो था नहीं, नॉर्थ तो था नहीं, साउथ तो था नहीं, तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जंगल ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट के जंगलों के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा है द वर्ड टाउनी मीन्स, तो टाउनी का मतलब क्या होता है, टाउनी का मतलब होता है भूरे रंग का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले पोएम की तरफ, तो चैप्टर नंबर जो 5 से है, क्या है, द बाल पोएम, इसके राइटर जो है याद कर लीजिए, जॉन बेरीमैन है, ठीक है, क्या है, द बाल पोएम के राइटर जॉन बेरीमैन। आइए इसकी पोएम को हम एक लाइन वाइज एक्सप्लेन करने के बाद हम इसके एमसीक्यू पर चलेंगे। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए ना, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आइए चलते हैं आप अपने इस पोएम की तरफ। क्या लिखा है, व्हाट इज द बॉय नाउ, उस लड़के को क्या हुआ अब, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है, यानी वो लड़के को क्या हुआ जिसने अपनी गेंद को अब खो दिया है। व्हाट इज क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट टू गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है, मैरली मिस होता है प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मिस उछलते हुए, यानी मैंने इसे जाते हुए देखा है, कैसे, वो प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट मिस गलियों के बीच, एंड देन और उसके बाद, मैरली ओवर प्रसन्नता पूर्वक, ओवर ए देयर इट इज देन इन द वाटर, और उसके बाद ये पानी में चला जाता है। क्या, फिर से एक बार देखिएगा, लिखा है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, अब उस लड़के को क्या हुआ जिसने अपने गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट टू गो, अब वह क्या करेगा, मैंने इसे जाते हुए देखा है, किसको, बाल को, मैरली बाउंसिंग मिस प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स गलियों के बीच, यानी वो गलियों के बीच उछलता हुआ प्रसन्नतापूर्वक क्या कर रहा था, उछलते हुए जा रहा था, एंड देन उसके बाद, मैरली मिस प्रसन्नतापूर्वक, ओवर देयर इट इज इन द वाटर, फिर उसके बाद वो प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए पानी में चला गया। आइए अब इसके एमसीक्यू देखते हैं जल्दी जल्दी। इसका है पहला क्वेश्चन, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया इसके रचयिता कौन है, जॉन बेरीमैन। आई रेफर टू, आई हियर रेफर टू, आई किसको रेफर किया गया है यहाँ, ठीक है, देखिए जो आई है वो ना तो गार्ड को किया गया है, ना प्लेयर को, ना तो बॉय को, जो आई है वो किसको रेफर किया गया है यहाँ, ऑथर यानी लेखक को, ठीक है। द बॉल फाइनली वेंट इनटू द, यानी अंत में वह गेंद कहाँ चला जाता है, डिश में जाता नहीं, अंडरग्राउंड जाता नहीं, वेल में जाता नहीं, तो अभी जैसा हमने पढ़ा कि लास्ट में वो गेंद कहाँ चला जाता है, पानी के में चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड बाउंसिंग मीन्स क्या होता है, बाउंसिंग मीन्स जैसे मैंने आपको बताया मैरली मिस होता है आनंदपूर्वक, बाउंसिंग का मतलब होता है उछलते हुए, ठीक है, तो रनिंग मिस होता है दौड़ना, ठीक है, वॉकिंग मिस होता है चलना, चेसिंग मिस होता है पीछा करना। तो देखिए जब 3 गलत हो गया तो हमारा कौन बचा है, ऑप्शन नंबर बी यानी लीपिंग, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को, अमांडा, इसके लेखक कौन है, रॉबिन क्लेन। याद रखिए अमांडा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका चैप्टर कौन है पहला, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमांडा और इट्री, ये 4 चैप्टर इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ कि ये 4 चैप्टर आपके सेंट्रल आइडिया याद करके चाहिए, जिसका सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और यहाँ भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है।
आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं पोएम को, इसके बाद हम चलेंगे इसकी MCQ को देखेंगे। तो जैसा कि अमांडा के बारे में मैं कुछ बता दूं कि ये जो पोएम था, अमांडा एक छोटी लड़की के बारे में था जो अपने माता पिता के द्वारा लगाए जाने वाले रोक टोक से क्या थी, बहुत परेशान थी, और उसी के बारे में ये है पोएम। ठीक है, आई एम ए रेपुंजल, यदि वो करिए कि यदि मैं रेपुंजल होती, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे परवाह नहीं होती, लाइफ इन ए टावर, जीवन मीनारों पर बीतता, इज ए ट्रैंक्विल एंड रियर, यह शांत और दुर्लभ होता। क्यों करिए कि यदि मैं रेपुंजल होती तो मुझे किसी का परवाह नहीं होता, मेरा जीवन मीनारों पर बीतता जो पूरा शांतिपूर्वक और दुर्लभ होता। आई सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट ईयर, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं फैलाती। वो करिए यदि मैं रेपुंजल होती तो मेरा मुझे किसी की परवाह नहीं होती और मेरा जीवन मीनारों पर बीतता जो कितना दुर्लभ और शांत होता, और निश्चित रूप से मैं अपने बालों को नीचे, चमकीले बालों को नीचे नहीं करती। अब देखिए इसमें दोस्तों पूछा गया आई हियर रेफर टू, यहाँ आई किसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, पोएट के असिस्टेंट को नहीं, पोएट को नहीं, अमांडा की माँ को नहीं, इसमें किसमें रेफर किया गया, अमांडा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। देखिए क्या है, अमांडा थिंक, अमांडा सोचती है, दैट मीन्स कि शी शैल नेवर लेट डाउन देयर हर, यानी वो क्या नहीं अपने नीचे करेगी। ठीक है, वाइट हेयर सफ़ेद बाल को, ब्राइट हेयर चमकीले बाल को, क्या हो जाएगा, ब्राइट हेयर अपने चमकीले बाल को। अभी जैसा कि आपने पोएम पढ़ा ना, येलो बाल तो थे उसके नहीं, ब्रोंज हेयर तो थे नहीं, तो आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट हेयर। अगला क्या है, टू हर लाइफ इज ए क्लेम एंड रेयर इन, यानी उसके अनुसार उसका जो जीवन शांत और दुर्लभ कहाँ होता, एक कॉसी रूम में, गलत है, होटल में नहीं, विलेज में ये नहीं, तो आप क्या भी जैसे आपने पढ़ा कि वो टावर पर बता रही है, यानी मीनार के बारे में। ठीक है, यहाँ पूछा है द वर्ड ट्रैंक्विल मीन्स, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत एकदम होना। तो रिजेक्ट मीन्स क्या होता है, अस्वीकार करना, रेपिड मीन्स होता है क्लेम, अब यहाँ क्या होगा, इसका ऑप्शन बनेगा क्लेम। ठीक है, जिसका मतलब भी होता है शांत होना। देखिए अगला पोएम क्या है इसी का, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है या समाप्त कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुम अपने कमरे को साफ कर लिए हो। आई थॉट, जैसा मैंने याद है या मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज अमांडा, अपने तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए। फिर से देखिए करा कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया, जैसा मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे अपने तुम्हारे जूतों को भी साफ करने के लिए कहा था। आइए इसका मतलब देखते हैं आंसर। लिखा आई रेफर टू, यहाँ आई किसको प्रदर्शित मतलब संदर्भित करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पूछा है आई रेफर्स टू, यहाँ आई किसको संदर्भित करता है या किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो आई था अमांडा के लिए नहीं प्रयोग किया गया था, अमांडा की तो उसके लिए भी प्रयोग नहीं किया गया था, अमांडा के सिस्टर के लिए भी प्रयोग नहीं किया गया था। जब तीन गलत हो जाने दोस्तों तो बचा हमारा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो आई था यहाँ आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था कि मैं तुमसे तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए भी कहा था, तो ऐसा कौन कहा था, अमांडा की माँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है अमांडा इज सपोज्ड टू फिनिश, ऐसा माना जाता है कि अमांडा अपने किस कार्य को समाप्त कर चुकी होगी। ड्राइंग की बात तो हुई नहीं है कहीं, होमवर्क किसकी बात हुई है यहाँ, हर होमवर्क की, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, आइए अगला क्या है दोस्तों, सी इज बीइंग इंटरेस्ट, उसे किस चीज़ के लिए निर्देशित किया गया है। क्लीन हर रूम, अपने उस कमरे को साफ करने के लिए, क्लीन हर यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म को साफ करने के लिए, ड्रेस को धोने के लिए, कि लीड द कैंडल मीन्स कैंडल को जलाने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा, क्लीन द रूम, कमरे को साफ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, द वर्ड टीडी मीन्स, टीडी का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित करना। ठीक है, तो व्यवस्थित करने का यहाँ मीनिंग क्या हो सकता है, अरेंज। ऑप्शन नंबर क्या हमारा दिख रहा है दोस्तों, डी। ठीक है, टीडी का और क्या होता है, व्यवस्थित करना, अरेंज का भी मतलब होता है व्यवस्थित करना। है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने सातवें पोएम की तरफ। सातवां पोएम है द ट्रीज। ठीक है, और इसके राइटर है एड्रियन रेस। ठीक है, याद रखिएगा सातवां पोएम द ट्री और राइटर एड्रियन रेस। आइए इसके पोएम को हिंदी देखते हैं, उसके बाद चलेंगे एमसीक्यू पर। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ, और क्या है, डोर्स ओपन टू द बरामदा, यानी दरवाजे बरामदा की तरफ खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच में, जिसमें आई स्केरली भी, मैं बड़े मुश्किल से, मेंशन मिस वर्णन कर रही हूँ, टू डिपार्चर मिस प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस मिस, यानी घरों से वे पेड़ जो जंगलों की तरफ जा रहे हैं
उनके बारे में मैं बड़े मुश्किल से वर्णन कर रही हूँ। फिर से देखिए, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ। द डोर्स ओपन टू द बरामदा, दरवाज़ा बरामदा की तरफ खुला है। राइटिंग लॉन्ग लेटर, लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच में, जिसमें आई स्केरली मेंशन टू द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी वे पेड़ जो घरों से निकल के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, मैं उनके बारे में बड़े मुश्किल से लिख रही हूँ। आइए इसके क्वेश्चन एमसीक्यू के देखते हैं। पहला पूछा गया है, हु कंपोज दिस लाइन, यानी इस लाइन को किसने लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी देखें इस लाइन के लिखने वाले लेखक कौन थे, एड्रिन रिच। द पोइट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर सिटिंग, जो कवित्री थी वो लंबे लंबे पत्र जो लिख रही थी, कहाँ बैठ कर लिख रही थी, बगीचे में लिख नहीं रही थी, बाहर बैठ के लिख नहीं रही थी, क्या लिख रही थी, इनसाइड, सॉरी क्या होगा, इनसाइड मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड, यानी घर के अंदर बैठकर वो लिख रही थी। देखिए दोस्तों आगे क्या है, ही डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, उन्होंने किसके प्रस्थान के बारे में वर्णन नहीं किया है। तो इसका आंसर ट्री नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा, और बिलोड मीन्स इसका आंसर क्या होगा, फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, द वर्ड स्कैरली मिस होता है बड़ी बहुमुश्किल से। ठीक है, तो एनी का मतलब होता है कोई नोट। ठीक है, तो आंसर हार्डली मिस क्या होता है, जो चीज़ बहुत मुश्किल से होती है बड़े मुश्किल से किया जाए, तो हार्डली इसका आंसर बनेगा सही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये मतलब चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके देखिए, ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स में जड़े वर्क में कार्य करती हैं, यानी पूरी रात जड़े कार्य करती हैं। डिसएंगेज में स्वतंत्र होने के लिए, देमसेल्फ में उनसे, फ्रॉम द क्रैक में दरारों से, इन द वरांदा फ्लोर, जो वरांदा की फ्लोर की सतह पर जो दरारें हैं उनसे मुक्त होने के लिए जो जड़ें पूरी रात कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं इन रूढ़िवादियों से बाहर निकलने के लिए समाज से क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं, क्या है पूरा। पहला क्वेश्चन, हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है। तो इस लाइन को लिखा था किसने, एड्रिन रिच ने, ऑप्शन नंबर डी। अब पूछा दोस्तों, द रूट्स आर इंटेंगल्ड इन द, यानी जड़ी किस में फंसी हुई थी, पृथ्वी में नहीं, पॉट मीन्स बर्तन में नहीं, क्रैक मीन्स दरारों में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, द क्रैक्स हैव अपीयर्ड ऑन, यानी जो दरारें थी वो कहाँ पर थी। तो दरारें थी कहाँ, बरामदा की जमीनों पर। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों कि ये देखिए ऑप्शन जो है मैंने क्या किया, यहाँ तो मुझे पता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन आपको एकदम रिलैक्स रहना है। पूरे ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको आंसर आ भी रहा हो, लेकिन उसके बाद भी आप पहले सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर देंगे। ठीक है, द वर्ड डिसएंगेज मीन, डिसएंगेज का मतलब क्या होता है यहाँ बताना है। डिसएंगेज का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो यहाँ अलग करना क्या हो जाएगा, सेपरेट। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फॉग। इसमें केवल एक ही स्टेंजा है, उसके हम देखेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू को जितना होगा उसको देखेंगे। ठीक है, अब इसके फॉग के जो राइटर है वो कौन है, क्रॉल सैंडबर्ग है। ठीक है, आइए देखते हैं। द फॉग मिस कोहरा कम्स मिस आता है ऑन ए लिटिल कैट फील्ड, एक छोटी बिल्ली के पाँव के दबे की तरह, यानी छोटी बिल्ली के पाँव के दबे पाँव की तरह वो आता है। क्या, द फॉग मिस कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के पाँव के भांति या छोटी बिल्ली की तरह वो दबे पाँव आता है, और इट सिट्स और बैठ जाता है, लुकिंग देखते रहता है, ओवर हार्बर में बंदरगाह पर, एंड सिटी में शहरों को, ऑन साइलेंट हंसेस पूरी खामोशी से घुटनों के बल बैठ जाता है, एंड देन मूव ऑन और फिर चला जाता है। हमारा देखिए, द फॉग कम्स कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के दबे पाँव की तरह वो आता है, इट्स इज लुकिंग और ये बैठ कर देखता है, ओवर हार्बर बंदरगाहों को, एंड सिटी में शहरों को, ऑन साइलेंट हंचेस में शांतिपूर्वक घुटने के बल बैठकर देखता रहता है सभी चीज़ों को, एंड देन मूव ऑन और उसके बाद चला जाता है। आइए अब इसके एमसीक्यू को देखते हैं हम। अब पूछा है हु इज इट इन द एबव लाइन, ऊपर के लाइन में इट कौन है। ठीक है, तो कट होगा नहीं, किसकी बात हुई है, फॉग की, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉग, पहला का बी। अब अगला है हाउ मिस कैसे डज द फॉग कम्स ऑन, कोहरा कैसे आता है। ठीक है, डॉग फीट में, कुत्ते के पैर की तरह तो आता नहीं, चूहे के पैर की तरह आता नहीं, और फिर किसकी तरफ, पक्षी के पैर की तरह आता नहीं, तो किसकी तरह आता है, बिल्ली के पैर की तरह। ठीक है, ठीक, बिल्ली के पैर की तरह वो दबे पाँव क्या करता है, आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लिखा है वेयर डज द फॉग सिट ऑन, कोहरा कहाँ पर बैठ जाता है।
हार्बर एंड सिटी, बंदरगाहों और शहरों पर। टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर पर। टॉल ऑफ द ट्री, पेड़ के एकदम ऊपर पर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो लास्ट में हमारा कहाँ है, हार्बर एंड सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्या लिखा है, द फॉग इज कंपेयर टू डू व्हाट, कोहरे की तुलना किससे की गई थी, चूहे से नहीं, डॉग से नहीं, आंट से नहीं, तो आंसर क्या हमारा बचा, कैट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द कैट सिट, बिल्ली कैसे बैठती है, ठीक है, अपने पंजों के बगल, अब पीछे की तरफ, पेट के बगल नहीं, तो बिल्ली कैसे बैठती है, घुटनों के बगल क्या करती है, बैठ जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है, नेम द पोएट ऑफ द फॉग, पोएम ऑफ द फॉग, यानी फॉग का जो पोएम है उसके राइटर कौन है, इसके जो राइटर है कार्ल सैंडबर्ग है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 9वें चैप्टर की तरफ। 9वें चैप्टर में कौन सा पोएम है दोस्तों, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, इसकी जो राइटर है वो है ऑग्डेन नेस, ठीक है। आइए इसके एक एक पोएम के लाइन वाइज समझते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके MCQ पर। आइए देखते क्या है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो छोटी काली बिल्ली है उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो भूरे रंग का जो चूहा है, सी कॉल्ड हिम ब्लैक, वह उसे क्या ब्लिंक करके बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो पीले रंग का जो कुत्ता है, वाज शार्प, बहुत तेज़ है, एज मास्टर, वो उसे मास्टर करके वो बुलाती है। बट मिस लेकिन द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, जो ड्रैगन था वो क्या था, बहुत डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड करके बुलाती थी, ठीक है। आइए इसके आंसर को देखते हैं अब MCQ को। सी हेयर रेफर्स टू, यहाँ सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बिलिंडा के लिए किया नहीं गया है, माउस के लिए किया नहीं गया है, नॉन के, इनमें से कोई ऐसा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए किटन में बिल्ली के बच्चों के लिए। नेम ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टेंजा और, ठीक है, इस पोएम में किस किस जानवरों की बात की गई है, बिल्ली की भी बात की गई है, पीले कुत्ते की बात की गई, भूरे रंग के चूहे की बात की गई, यानी सबकी बात की गई, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। व्हाट डज सी कॉल द ड्रैगन, वह ड्रैगन को क्या करके बुलाती थी, ठीक है, मस्ट इंक ब्लिंक मस्टर्ड तो कहती नहीं थी, उसे क्या करती थी, वो डरपोक था इसलिए उसे कस्टर्ड करके बुलाती थी। द वर्ड कावर्ड मीन्स, कावर्ड का मीन्स क्या होता है, डरपोक, तो इसका क्या हो जाएगा, टिम्ड, टिम्ड मीन्स होता है डरपोक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो हम लास्ट स्टेंजा को या पोएम को देखेंगे वो है आपका फॉर एनी गैगरी, जिसके राइटर है विलियम बटलर एड्स, ठीक है। आइए इसके पोएम को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसके MCQ पर चलेंगे। नेवर सेल ए यंग मैन, एक नौजवान कभी भी, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कभी भी निराश नहीं होगा, एक नौजवान कभी भी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, शहद के रंगों के जैसे, रैम्पेट एट योर ईयर, कान के पास जो बाल आए हैं उनके रंग कैसे हैं, शहद के रंगों के जैसे। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, जो केवल तुमसे, एकमात्र तुमसे प्रेम करेगा। एंड नॉट योर येलो ईयर्स, और आपके पीले बालों को नहीं, यानी एक नौजवान व्यक्ति कभी भी उदास नहीं होगा, वह आपके कानों के आगे आए हुए शहद के रंगों जैसे बालों को देखकर कभी भी उदास या उससे प्रेम नहीं करेगा, वह एकमात्र केवल आपसे प्रेम करेगा और आपके पीले बालों से नहीं। आइए इसके MCQ को हम देखते हैं। इसमें पूछा हु इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के जो पोएट है कौन है, तो इस स्टेंजा के जो पोएट है विलियम बटलर एड्स हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। द वर्ड रैम्पर्ट्स हेयर मीन्स, यानी रैम्पर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो कान का बाहरी भाग होता है उसे हम कहते हैं आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर, कान का बाहरी भाग। दिस स्टेंजा इज एड्रेस्ड टू, यह स्टेंजा किसको संदर्भित किया गया है, यानी किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो ये स्टेंजा किसके लिए है, एनी गैगरी के लिए है। तो दोस्तों यहाँ हमारा सारे बुक का मतलब पोएट्री के सारे पोएम्स का स्टेंजा समाप्त होता है। मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया है, आशा तथा उम्मीद करते हैं आपकी बेहतर तथा बेहतरीन तरीके से समझ में आओगा। आइए चलते हैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, कठिन राहों में भी आशा वो सफ़र बनाते हैं, कठिन राहों में भी आशा वो यानी आसान वो सफ़र बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं, मंजिलें करती है प्रतीक्षा हर पल उसी राही का, मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उसी राही का, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमान पर घर बनाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आपको अपने भाग्य भरोसे या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वो ऐसा करेगा, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी मेहनत खुद आपको अपने से स्वयं करना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में एकदम इंग्लिश के पेपर में फाड़ देंगे, आप एकदम इतना बेहतरीन पेपर करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
आप चलिए, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलता रहे। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।